बैंक्स का काम आपसे डिपॉजिट लेके आगे किसी को लोन देके बीच का कमीशन खाने का होता तो आज हर गली नुक्कड़ में एक बैंक खड़ा हो चुका होता। पूरे दुनिया में हर साल इतने बैंक्स क्यों फेल होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कभी कोई बड़ा बैंक फेल हो जाता है तो पूरी देश की इकोनॉमी सफर करने लग जाती है? क्यों बैंक को देश की इकोनॉमी का बैकबोन बोला जाता है? क्यों इसको दो धारी तलवार भी माना जाता है? ये सब हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में व्हाइल एक्सप्लेनिंग हाउ एग्जैक्टली अ बैंक मेक्स मनी। बैंक्स का बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं कोशिश तो करूंगा वीडियो को जितना हो सके एंटरटेनिंग बनाने की। बट अगर एंटरटेनिंग ना भी हो पाए तो इन्फॉर्मेटिव तो जरूर होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बैंक इन ए नटशेल पैसा घुमाने वाली मशीन है। टू ए वेरी बेसिक लेवल बैंक कहीं से पैसा लेता है और आगे किसी को उधार पे दे देता है, ये सही है। लेकिन पैसा वो उठाता कहां से है? पहले देयर इज ए मिसकंसेप्शन कि बैंक बस आम आदमी का ही पैसा लेता है। इन रियलिटी बैंक के पास 3 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं। पहला ऑफ कोर्स डिपॉजिटर्स मनी, जो कि आम आदमी का पैसा होता है, जो लोग बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, इधर आरडी के फॉर्म में, एफडी के फॉर्म में या फिर कासा में। कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। दूसरा हो गया बोरोड मनी। बैंक खुद भी किसी और से पैसा लोन में लेता है। किसी और से मतलब इधर कैपिटल मार्केट से या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर कोई ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन से जो किसी और का कैपिटल मैनेज करती हो। और तीसरा हो गया बैंक का खुद का पैसा। जिस दिन बैंक स्टार्ट हुआ था, बैंक कुछ इक्विटी के साथ ही स्टार्ट हुआ था। किसी ने तो उस पर पैसा लगाया होगा ना। और आगे चल के भी जैसे जैसे बैंक को ग्रो करने के लिए ग्रोथ कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो जाके इक्विटी डाइल्यूट करता है और कैपिटल रेस करता है। जस्ट लाइक शार्क टैंक में आके कंपनीज अपना इक्विटी देके पैसा रेस करती है, सिमिलरली बैंक्स भी करती है। और वो पैसा बैंक का खुद का पैसा होता है। और बैंक हर साल अपना ऑपरेशंस करने के बाद जो उसको प्रॉफिट मिलता है वो अगले साल लैंडिंग के लिए यूज कर सकती है, राइट? सो वो भी सोर्स ऑफ फंड में आ जाता है एज अ ओन मनी। किसी बैंक में इन 3 टाइप में से कौन से टाइप का फंड ज्यादा होता है वो डिपेंड करता है बैंक के आज के डेट में पोजीशनिंग क्या है मार्केट में। अगर वो कोई नया बैंक है तो ऑब्वियसली वो खुद के इक्विटी रेस करके इक्विटी कैपिटल लेके आएगी, या फिर शायद वो किसी से जाके बोरोइंग ज्यादा करेगी क्योंकि मार्केट में उसका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है। हालांकि अगर कोई मैच्योर्ड बैंक है जैसे कि एचडीएफसी हो गया, तो उसके लिए पब्लिक मनी रेस करना बहुत आसान होता है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट होता है उसके ऊपर। सो अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी के टोटल इनपुट फंड्स में 70% डिपॉजिटर्स मनी होता है। और एसबीआई के केस में तो और भी ज्यादा होगा क्योंकि पूरी इंडिया, स्पेशली रूरल इंडिया, बैंक मतलब एसबीआई ही समझती है। ये हो गए सोर्सेज ऑफ फंड। और दूसरे साइड पे आता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी टाइप का लोन होता है, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाता है। प्लस बैंक दूसरे बैंक्स को या फिर एनबीएफसीज को भी पैसा दे सकती है। और बैंक गोल्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड एटसेट्रा में भी इन्वेस्ट करके रख सकती है। तो ये सारे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो गए। ध्यान रहे, एप्लीकेशन ऑफ फंड और रेवेन्यू सेम चीज नहीं होती। एप्लीकेशन ऑफ फंड से बैंक एसेट बनाती है और उस एसेट से एक सर्टेन पोर्शन ऑफ रेवेन्यू बैंक का आता है। आगे चल के हम रेवेन्यू के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो ये तो बेसिक हो गया सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं। ये जो बैंक्स के पास डिपॉजिटर्स के पैसे होते हैं, उसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे रोक लगाए हुए होते हैं आरबीआई ने, यानी कि रेगुलेट किया हुआ होता है। 4 अलग अलग रीजन से बैंक को अपना पैसा थोड़ा साइड करके रखना पड़ता है। तो सबसे पहला वाला है सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई पहले ही बैंक्स को मैंडेट कर देती है कि भाई तुम अपना 4% पैसा मेरे को पहले ही दे दो। मतलब बैंक को ये 4% सीधा सीधा अलग करके आरबीआई को दे देने पड़ते हैं क्योंकि आरबीआई लिक्विडिटी फ्लो या फिर पैसों के फ्लो को कंट्रोल करना चाहती है। एनीवेज, क्वेश्चन आता है कि ये 4% ऑफ व्हाट? देयर इज ए मिसकंसेप्शन कि ये जो सीआरआर है वो पूरे डिपॉजिट का 4% आरबीआई के पास सबमिट करने के लिए बोलती है, बट ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली 4% ऑफ एनडीटीएल। अब आप बोलोगे कि एनडीटीएल क्या है, बताता हूं। बट यार, बैंक के बिजनेस मॉडल एक्सप्लेनेशन में इस टाइप के कुछ हैवी टर्म्स आएंगे और मैं उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बस आप इन हैवी टर्म्स के वजह से बीच में गिव अप मत कर देना क्योंकि ये बस नाम से हैवी है, समझने में उतना हैवी नहीं है। तो एनडीटीएल यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अरे यार, फिर से भारी भरकम वर्ड। ओके, सिंपली बोलूं तो एनडीटीएल इक्वल टू ऑल द डिपॉजिट्स प्लस जो अपकमिंग रीसेंट लायबिलिटीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर रेंट पेमेंट हो गया या फिर जो डिपॉजिट्स है उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा बैंक को, तो वो भी हो गया। इन सबको प्लस करना पड़ता है और माइनस द डिपॉजिट विद अदर बैंक्स। मतलब ये वाले बैंक ने अगर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी किसी और बैंक के पास डिपॉजिट रखा हुआ है तो उसको माइनस कर देते हैं। तो मोटा मोटा बैंक अपने सारे नेट डिपॉजिट और आने वाले ऑपरेशंस के खर्चे, इंटरेस्ट पेमेंट, इन सबको कंबाइन करके उसका 4% एज ए सीआरआर आरबीआई के पास रख देती है। आरबीआई के पास रखती है मतलब
लिटरली आरबीआई के करंट अकाउंट में ही रखना पड़ता है, बैंक अपने पास नहीं रख पाती उसको। और दुख भरी बात तो ये है कि आरबीआई इसमें बैंक को इंटरेस्ट भी नहीं देती। बाय द वे, मैं ये सीआरआर बार बार 4% बोल रहा हूँ, बट ये हमेशा 4% नहीं रहती, ये थोड़ा बहुत अप डाउन करता है। आरबीआई खुद ही इसको चेंज करती है जब भी उसको मार्केट में लिक्विडिटी फ्लो अप्स एंड डाउन करना होगा। तो लिक्विडिटी फ्लो मतलब लिक्विड मनी, कैश का फ्लो। ओके, तो पैसा साइड में हटाने के लिए ये नंबर 1 रीजन हो गया सीआरआर, और दूसरा है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आरबीआई मैंडेट करती है कि बैंक को 18% ऑफ इस एनडीटीएल क्या है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, तो 18% ऑफ एनडीटीएल लिक्विड एसेट्स में रखने पड़ते हैं। लिक्विड एसेट मतलब कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो सीआरआर जैसे एसएलआर भी पैसा साइड में रखने का टेक्निक ही हो गया, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि सीआरआर के केस में पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है और एज ए कैश रखना पड़ता है, जबकि एसएलआर बैंक अपने पास मेंटेन करता है और ये बॉन्ड्स और गोल्ड इन सब चीजों में इन्वेस्ट करके रख सकता है। सीआरआर में बैंक को 0% रिटर्न मिलता है, जबकि एसएलआर में गोल्ड या बॉन्ड या जिस पे भी वो इन्वेस्टेड है उतना रिटर्न तो उसको एटलीस्ट मिल ही जाता है। और ये 18% एसएलआर भी हमेशा 18% नहीं रहती है, आरबीआई इसको ऊपर नीचे करती रहती है। तो ये तो सीधा सीधा 4 + 18 = 22% पैसा साइड में हटाने का हो गया। तो आप सोच रहे होंगे कि यार चलो झंझट खत्म हुआ, अब बाकी पैसों का तो लोन दे सकता हूं, बट अफसोस ऐसा नहीं है। और भी 2 रीजन है जिसकी वजह से बैंक को पैसा साइड में रखने पड़ते हैं, बट वो 2 पॉइंट समझने के लिए थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ फंड भी समझना जरूरी है। तो हम ये नंबर 3 और नंबर 4 पे फिर से वापस आएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड का एक ओवरव्यू देने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे कि सोर्सेज ऑफ फंड को आरबीआई ने इतना ब्लॉक कर दिया, बट अच्छा है कि एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को नहीं किया। बैंक एटलीस्ट अपने मन मुताबिक लैंडिंग करके पैसा कमा तो सकती है, बट नो, आरबीआई मैंडेट्स मैंडेटरी लैंडिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एमएसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब वो जो छोटे बिजनेस होते हैं आपके शहर गांव में, एंड अदर वीकर सेक्शंस। और ये परसेंटेज अच्छा खासा हो सकता है, 5 to 15% ऑफ द बुक्स हो सकता है। यानी कि अगर आप चाहो कि आप कोई बैंक स्टार्ट करो जो कि सिर्फ टीसीएस और इन्फोसिस एम्प्लॉइज को ही लोन देगा और उन्हीं से एकदम सिक्योर्ड पैसा कमाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी को आरबीआई थोड़ा बंबू करेगा ही करेगा। गुड रीजंस ऑफ कोर्स, क्योंकि आरबीआई को भी क्रेडिट का पेनिट्रेशन बढ़ाना होता है, देश की इकोनॉमी और रूरल में पैसा पहुंचाना होता है। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में बैंक्स के लिए बहुत जरूरी है कि वो अलग अलग सेक्टर में लैंडिंग करे, और आरबीआई हर सेक्टर का डिफरेंट रिस्क वेटेज भी डिफाइन कर रखी है। और ये रिस्क वेटेज की बात मैं क्यों कर रहा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर नंबर 3 पॉइंट ऑफ पैसा साइड में रखना, विच इज सीएआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो आरबीआई बैंक्स को कहती है कि भैया तुम्हारा जो पूरा लोन बुक है उसका जो रिस्क वेटेड वैल्यू है उसका 9% तुम फिर से साइड में करके रख दो। मतलब अगर बैंक ने किसी को 100 रुपए होम लोन और 100 रुपए पर्सनल लोन दिया हुआ है और होम लोन पे 50% रिस्क वेटेज और पर्सनल लोन पे 125% है, तो बैंक को 175 रुपीज का 9% विच इज 15.75 रुपीज इसको अलग करके रखना पड़ता है। और ये 9% आरबीआई ने बोला है, तो थोड़ी ही बैंक सिर्फ 9% रखेगा, क्योंकि फिर तो थोड़ा भी कैपिटल इधर उधर हो जाएगा तो रेशियो शायद 9% से नीचे आ जाएगा और बैंक को पेनल्टी लग जाएगी। सो जनरली बैंक्स काफी हाई कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करते हैं। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी 18 to 20% मेंटेन करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो पहले ही हमने देखा कि सीआरआर और एसएलआर की वजह से 22% सीधा सीधा साइड हो गया। अब ये नया 18 to 20% अलग से साइड हो गया। आई नो कि ये 18-20% रिस्क एडजस्टेड अमाउंट पे है, टोटल डिपॉजिट्स पे नहीं, बट यू गॉट द पॉइंट। तो ऑलमोस्ट 30 से 40% पैसा तो इधर ही साइड हो गया और मेरा 4th वाला पॉइंट तो भी बचा है। तो थोड़ा वापस आते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या लोन्स पे। तो इतने सारे रेगुलेशंस मानने के बाद जब बैंक लोन देती है, किसी को होम लोन, किसी को व्हीकल लोन, किसी को एमएसएमई लोन, तो ऐसा थोड़ी है कि वो सामने वाला बंदा 100% ऑफ द टाइम पैसा लौटाता है। सपोज मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 100 रुपए लोन लिया बैंक से, फिर मेरा दुकान चला ही नहीं, तो मैं तो पैसा दे ही नहीं पाऊंगा, मतलब चाह के भी नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो पैसा मैं रिटर्न नहीं कर पाया उसको बोला जाता है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर कोई बंदा 3 ईएमआई या फिर 3 इंस्टॉलमेंट मिस कर देता है तो उसका जो पूरा का पूरा पेंडिंग अमाउंट है उसको एनपीए डिक्लेयर करना मैंडेटरी होता है। अब मैं वो 100 रुपए वापस नहीं कर पाया बैंक को, बट बैंक ने तो किसी और का पैसा लाके मुझे दिया था ना, बैंक को तो उसको वापस करना पड़ेगा। तो इस वजह से आरबीआई बैंक्स को मैंडेट करती है कि एनपीएस का एक सर्टेन पोर्शन बैंक को एज ए प्रोविजनिंग अलग करके रखना पड़ता है, विच इज आवर 4th काइंड ऑफ अलग करके रखना, प्रोविजनिंग। जनरली अगर नया नया एनपीए होता है तो 10-20%, और अगर 1 साल पुराना एनपीए होता है तो फिर 100% ऑफ द मनी प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ती है। और आपने नोटिस किया होगा कि बैंक्स 2 टाइप के एनपीओ रेशियोज देती है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए मतलब कितना पैसा रिपेमेंट नहीं हो पाया वो पूरा का पूरा, और नेट एनपीए मतलब वो जो ग्रॉस एनपीए है दैट माइनस द अमाउंट दैट आई हैव प्रोविजन और द बैंक हैज प्रोविजन। तो बेसिकली आपने एनपीए किया तो उसको ग्रॉस एनपीए माना गया, बैंक ने उसके ऊपर प्रोविजनिंग कर ली तो उसको नेट एनपीए माना गया,
और इवेंचुअली अगर बैंक्स ने ओरिजिनल बोरोवर को भी चुकता कर दिया और इस लोन को पूरा राइट ऑफ कर दिया तो फिर वो ग्रॉस एनपीए से भी निकल जाता है और बुक्स क्लीन दिखते हैं। तो ये हो गए 4 रीजंस पैसा सिर्फ साइड में रखने के लिए, सीआरआर, एसएलआर, सीएआर एंड एनपीए प्रोविजनिंग। और ये बस साइड में रखने का ही पैसा है, बाकी जो बैंक के डे टू डे ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो अलग है, जैसे कि रेंट पेमेंट हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, वेबसाइट और ऐप मैनेज करने का कॉस्ट हो गया और दुनिया भर के अलग अलग चीजें। बेचारे बैंक्स यार, दुख होता है मुझे। चलो अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू का। ये जो हमने थोड़ी देर पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या फिर लोन की बात की, तो उस लोन के ऊपर जो बैंक इंटरेस्ट कमाती है वही उसका मेन रेवेन्यू सोर्स होता है, बट ओनली रेवेन्यू सोर्स नहीं। बट इसमें तो यार इतने हजार दिक्कतें हैं, बार बार पैसा साइड में रखना पड़ता है, ये रेशियो मेंटेन करो, वो रेशियो मेंटेन करो। आपको अगर मैं एक रेफरेंस के लिए बताऊं तो आरबीआई ने लास्ट टाइम 2014 में किसी इंस्टीट्यूशन को बैंकिंग लाइसेंस दिया था। दे वेर बंधन बैंक एंड आईडीएफसी। अब बंधन बैंक की तो क्या ही बात करें, वो तो कोमा में ही चला गया है। बट अगर आप आईडीएफसी को देखोगे तो आज भी FY24 में भी लगभग 1,500 करोड़ का फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में नुकसान हुआ है कंपनी को। हाउएवर ये बस फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में नुकसान हुआ है, मतलब ये जो लोन वोन देने का चक्कर है उसमें नुकसान हुआ है। ओवरऑल बैंक ने 3,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। तो आया कहां से है ये प्रॉफिट? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द ऑक्सीजन ऑफ बैंक्स, मिस्टर अदर इनकम। अगर हम आईडीएफसी की बात करें तो लास्ट ईयर 60,000 करोड़ का उसने अदर इनकम दिखाया और वही वो रीजन है जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे 3,000 करोड़ का प्रॉफिट कर पाई कंपनी। तो होता क्या है ये बैंक्स के अदर इनकम? अदर इनकम मतलब फीस एंड चार्जेस। अगर आप 1 करोड़ का होम लोन लेते हो आज के डेट में तो 20,000 या 40,000 का तो प्रोसेसिंग फी दे देते हो। अगर आप लोन का इंस्टॉलमेंट लेट भर रहे हो तो आप लेट फी देते हो। अगर आप लोन जल्दी क्लोज करते हो तो अर्ली क्लोजर पेनल्टी देते हो। चेकबुक लेते हो तो चार्जेस है, चेकबुक ना लेके डेबिट कार्ड यूज करते हो तो उसका एनुअल चार्जेस है, क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस है, एसएमएस फीस है, एटीएम विड्रॉल की फीस है, कभी कभी तो पेमेंट ट्रांसफर की भी फीस ले लेते हैं और अगर अकाउंट में भी बैलेंस लो रहा तो उसके भी चार्जेस लगते हैं। ये अदर इनकम्स की खासियत ये है कि उसके पीछे कोई डिपॉजिटर का पैसा नहीं लगा हुआ है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ये काइंड ऑफ फ्री का पैसा है, बस आप चार्ज कर देते हो। दैट इज वाई इस अदर इनकम पे बैंक का आरओई बहुत हाई होता है। और ये अदर इनकम कोई छोटा मोटा इनकम नहीं होता। कोई भी फाइन रनिंग बैंक जैसे कि एचडीएफसी के केस में ये अदर इनकम आराम से 25% ऑफ द एंटायर रेवेन्यू होता है। तो बैंक्स लोगों से डिपॉजिट लेती है, इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करती है और उसमें से कुछ पैसा साइड में रखने के बाद बाकी पैसों का लोन देके एंड विद अदर सर्विसेज एंड चार्जेस अपना पैसा बनाती है और एक साल में वो जो भी पैसा बनाती है उसको अगले साल फिर से एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। इस हाउ वो जो 3 टाइप ऑफ फंड है उसमें उसका जो ओन मनी वाला सेक्शन है वो भी बढ़ता रहता है। और इतने सारे रेगुलेशंस को मानने के बाद पैसा बनाना बहुत ही टफ होता है। इवन बेस्ट बैंक्स लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक जो होते हैं वो भी अपने एसेट्स पे सिर्फ 2% प्रॉफिट बना पाती है, विच इज ऑल्सो द आरओए ऑफ द कंपनी। बाय द वे ये 2% भी जो है वो मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक्स के केस में बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी एवरेज बैंक का एग्जांपल लेते हो जैसे एसबीआई हो गया या फिर आईडीएफसी हो गया तो वो लोग बस 1% रिटर्न कमाते हैं। तो भैया नेक्स्ट टाइम अगर आपका बैंक आपको 4% इंटरेस्ट पे कर रही हो ना तो बुरा मत मानियो, क्योंकि वो बेचारा तो 1% कमा रहा है। बाय द वे एक क्वेश्चन, अगर आप 4% कमा रहे हो और बैंक सिर्फ 1% कमा रही है तो फिर बैंक अपना बिजनेस रन क्यों कर रही है? उसको तो सब कुछ क्लोज करके वो पैसा ले जाके गोल्ड पे लगा देना चाहिए या फिर इस टाइप के कोई सेफ एसेट्स में लगा देना चाहिए, वहां पे शायद वो ज्यादा रिटर्न कमाएगा। नहीं, नो, सी द थिंग इज कि आप आपके पैसों के ऊपर 4% कमाते हो और बैंक किसी और के पैसे के ऊपर 1% कमाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए का आप 4% कमाते हो विच इज 4 रुपीज, बट अगर आप समहाउ बाकी लोगों से 1 लाख रुपए लेके आते हो और उस पे 1% कमाते हो तो आप 1,000 रुपए कमा सकते हो। सो हियर इज द गेम, लोगों के पैसों से पैसा कमाना। जो बेस्ट रनिंग बैंक्स होते हैं उनके आरओई यानी कि खुद के पैसों के ऊपर कमाया हुआ पैसा 18 to 20% होता है, विच इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट। बाय द वे एचडीएफसी और एसबीआई दोनों का आरओई सेम है, बट एसबीआई का आरओए एचडीएफसी का आधा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कहां पे आपका पैसा थियोरेटिकली ज्यादा सेफ है? ये आप कमेंट्स पे रिप्लाई करके बताओ और मैं मे बी एक शॉर्ट बना के इसका आंसर दे दूंगा। और वो शॉर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ लेट्स सी हाउ बैंक्स हेल्प द कंट्रीज इकोनॉमी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि बैंक्स एक कंट्री के इकोनॉमी का बैकबोन होता है और वो मेरे हिसाब से 2 वजह से होती है। पहला पॉइंट है बैंक्स कैन क्रिएट मनी विदाउट प्रिंटिंग इट। से मेरे पास 100 रुपए है और मैंने वो 100 रुपए किसी बैंक में डिपॉजिट कर रखा है। ऑब्वियसली आई कैन विड्रॉ इट एनी टाइम, बट वो जो 100 रुपए बैंक के पास है, बैंक उसमें से थोड़ा सा पैसा हटा के 70 रुपए आगे पर्सन एक्स को लेंड कर देती है। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब पर्सन एक्स के अकाउंट में भी 70 रुपए और मेरे पास भी 100 रुपए।
तो इकोनॉमी में कितना पैसा हो गया? 170 रुपए। और अगर पर्सन एक्स उस 70 रुपए को आगे खर्च करके पर्सन वाई को दे देता है और पर्सन वाई अपने बैंक अकाउंट में रखता है, जहां से कि उस 70 रुपए के ऊपर का 50 रुपए उसका बैंक आगे और लैंड करता है, तो कितना ऐड हो गया मार्केट में? 100 रुपए प्लस 70 रुपए प्लस 50 रुपए इक्वल टू 220 रुपए। सो जो कि 100 रुपए था मेरे पास, वो 220 रुपए बन चुके हैं। दिस इज हाउ बैंक्स क्रिएट्स मनी इन द सिस्टम विदाउट एक्चुअली प्रिंटिंग द नोट्स, एंड इट इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। बाय द वे, थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि ये जो स्पाइरल लेंडिंग है वो इन्फिनिटी इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा ही कुछ ना कुछ पैसे विड्रॉ करने लग जाता है, इधर से उधर लेके जाना लग जाता है, विच इज वाई मैक्सिमम ये मनी मल्टीप्लायर 10x तक जाता है जनरली। नाउ रीजन नंबर 2, बैंक्स कैन लिटरली पुल मनी फ्रॉम द फ्यूचर टू द प्रेजेंट। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। सो माई नेटिव टाउन इज अगरतला, विच इज इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और अगरतला में कुछ सालों पहले तक कोई फ्लैट या अपार्टमेंट बनाने का कंसेप्ट ही नहीं था। तो लोग जो रूरल से अगरतला में आते थे, या फिर जो अगरतला के भी लोग होते थे जिनके पास घर नहीं होता था, वो जनरली किसी और के घर पे जाके एज अ पेइंग गेस्ट रेंट पे करके रहते थे। और ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके पास एक लैंड खरीद के घर बनाने जैसा पैसा होता ही नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों से वो ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि अपार्टमेंट्स बनने लगे हैं और फ्लैट्स बिकने लगे। नाउ वही बंदा जिसके पास पहले घर बनाने के पैसे नहीं होते थे, आज वो डाउन पेमेंट देके लोन लेके अपना फ्लैट खरीद रहा है। सो बेसिकली जो घर वो 30 साल बाद खरीदता पैसे जमा कर करके, वो चीज वो आज खरीद रहा है। मतलब जो सीमेंट, जो ब्रिक्स, विंडोज, पेंट्स, ये सब जो 30 साल बाद बिकना था क्योंकि वो बंदा घर बनाता, वो आज ही बिक रहा है। मतलब एशियन पेंट्स, अंबुजा सीमेंट या फिर कोई भी लोकल लेबर जो पैसा 30 साल बाद कमाने वाला था, वो आज कमा रहा है। सिस्टम में पैसा आज आ रहा है। एंड दिस इज हाउ बैंक पुल्स द मनी फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट। इजंट इट सुपर अमेजिंग? तो बैंक्स के ब्लेसिंग तो बहुत है इकोनॉमी और कंट्री में, लेकिन बैंक्स का रिस्क भी नेक्स्ट लेवल होता है। बिकॉज छोटे एनपीएस तो प्रोविजनिंग करके सही कर लिया जाता है, बट अगर कभी बड़ा एनपीए होता है तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर लेती है। फॉर एन एग्जाम्पल, से येस बैंक के अंदर कोई बड़ा एनपीए हो गया। अब येस बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं पे कर पाएगी, और वही डिपॉजिटर्स जिनका कि शायद कोई और लोन चल रहा होगा एचडीएफसी के अंदर, तो वो डिपॉजिटर्स अपने एचडीएफसी का ईएमआई नहीं पे कर पाएगी, तो उधर भी डिफॉल्ट हो जाएगा। मतलब किसी ने येस बैंक के अंदर एनपीए किया तो उधर एचडीएफसी में भी एनपीए हो गया, राइट? सो जिस रफ्तार से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट से इकोनॉमी में पैसा बढ़ा था, उससे भी ज्यादा तेजी से पैसा उड़ भी जाता है, और इसका इंपैक्ट बहुत भयंकर होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करनी पड़ती है। जैसे जब येस बैंक में एक्चुअल में प्रॉब्लम हुआ था, तो आरबीआई ने येस बैंक को बचाया था बाय इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी फ्रॉम ऑल द अदर बैंक्स लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एटसेट्रा। हालांकि आरबीआई ने कुछ गलत काम भी किए थे, जिसके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे, बट कभी और में भी। बट यस, फेलियर ऑफ ए बिग बैंक टेक्स द होल इकोनॉमी डाउन बिकॉज ऑफ दिस मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। यही वजह था कि 2018 के जो आईएलएफएस इशू आया था, उसके बाद इंडिया की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ने सफर किया। सिर्फ बैंकिंग ही नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी स्लो डाउन देखा गया। और यही वजह है कि बैंक को दो धारी तलवार बोला जाता है, क्योंकि वो एक इकोनॉमी को फास्ट ट्रैक भी कर सकती है और पीछे भी खींच सकती है। वैसे इकोनॉमी छोड़ भी देंगे तब भी बैंक के इंटरनल रिस्क भी बहुत सारे होते हैं। कभी हैकिंग, कभी मिस सेलिंग, कभी एम्प्लॉइज फ्रॉड कर लेते हैं, कभी राणा कपूर जैसे सीईओ फ्रॉड कर लेते हैं। ये इंटरनल फ्रॉड्स या स्मॉल एनपीएस जनरली इकोनॉमी को हर्ट नहीं करते, बस बैंक को इंटरनली हर्ट करते हैं। जैसे एसबीआई का ग्रॉस एनपीए आज ऑलमोस्ट 5% है, जो कि मेरी नजर में तो काफी हाई है, बट स्टिल वो उतना हाई नहीं है कि वो इकोनॉमी को हर्ट करे, बस बैंक के रिटर्न रेशियोज को नीचे लेके जाएगा। हाउएवर, बैंक के एनपीए अगर डबल डिजिट में है, जैसा कि येस बैंक के केस पे हुआ था, तब इकोनॉमी में परेशानी आने वाली है। तो ये था बैंक्स के बिजनेस मॉडल का एक इन डेप्थ व्यू। बाय द वे, बैंक्स और एनबीएफसीज के बिजनेस मॉडल भी बहुत अलग होते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि बस एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं ले पाती है और यही एक डिफरेंस है। ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा बिजनेस मॉडल देखोगे तो बहुत ज्यादा अलग है एक दूसरे से। हम एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस बैंक वर्सेस एनबीएफसी पे, तो अगर आपको वो भी देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।